कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। आज़ादी के पहले का भारत जिस स्वर्णिम अतीत को अपनी गोद में समेटे बैठा था, धीरे धीरे वो स्वर्णपना उसका किस कारण से धूमिल हुआ और क्यों उसी फिजाओं में जीने वाले लोग खुद को गुलाम जैसा महसूस करने लगे। पिछले दिनों पर ने चर्चा की कि धीरे धीरे कानूनों के तहत यहाँ की समृद्धि की जो रीढ़ थी उसको तोड़ते वो चले गए। तब जाकर के अतिथि देवो भव की भावना भी जो भारत के रग रग में बैठी जाती थी, वो वहाँ से पग पग आगे बढ़ते हुए भागने लगी। फिरंगियों को अतिथि मान करके देवता का दर्जा दिया गया, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बनने लग जाए तो फिर कहाँ देवता, वो तो दानव से भी बदतर हो जाए। अब धीरे धीरे भारतीय और भारतीयता उन कानूनों की दबिश में आकर के सुबक सुबक करके रोने लगी और दुबक दुबक करके मरने लगी। अब एहसास हुआ कि शायद हम अपने घर में रह करके भी जेल में हैं, हम अपने वतन में रह करके भी पतन की ओर हैं। अभी तक वेतन मिलता था हमारे संस्कारों से, अब तो चेतन भी नर्तन करने के लिए मजबूर है। अभी तक इस नर तन को पाकर के भी हम ऐसा कुछ कर पा रहे थे कि नर तन से भी इस रतन को धीरे धीरे चमकाने का प्रयास कर रहे थे। अब तो चमक भी फीकी पड़ने लगी। पराधीनता किसी सलाखों के पीछे जाने के बाद ही महसूस हो, जरूरी नहीं। सलाखों के पीछे भी व्यक्ति स्वाधीन माना जा सकता है और सलाखों के बाहर भी व्यक्ति पराधीन। धारणाओं में और भावनाओं में जिस प्रकार के विचार घुलते मिलते चले जाते हैं, वो विचार ही किसी व्यक्ति को पराधीन और किसी को स्वाधीन होने का दर्जा देते हैं। यूँ तो स्वाधीनता का नाम सुख और पराधीनता का नाम दुख है, प्रत्येक व्यक्ति जानता। लेकिन पराधीन करने वाला कौन है, जब तक ये नहीं पहचान पाता, खुद को स्वाधीन ही मानने की भूल कर बैठता। फिर से कहें इस बात को, जब तक व्यक्ति ये नहीं पहचान पाता कि मुझे पराधीन करने वाला कौन है, तब तक वो स्वाधीन होने की ही भूल कर बैठता। आप लोग अपने आप को स्वाधीन मानते कि पराधीन? महाराज, पराधीनता का दुख होता है, तो हम तो इतने दुखी लगते नहीं जितने आज़ादी के पहले गुलाम भारत में लोग रहते थे, वो अपने आप को महसूस करते थे। हमने बताया ना, 1600 ईस्वी में भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई हो, आते साथ ही व्यक्ति पराधीन महसूस नहीं किया था। उस समय तो उनको अतिथि मान करके उनकी सत्कार आवभगत की थी। लेकिन जब अतिथि ही आपकी स्थिति बदलने के लिए कारण बन जाए, तो फिर परिस्थिति वस्तु स्थिति के मोहताज हो जाती है और वस्तु स्थिति भी परिस्थिति की मोहताज हो जाती है, क्योंकि मनस्थिति कुछ अलग रूप में काम करने लग जाती है। अब लोगों को समझ में आने लगा, ऋण, वृण और तृण, इनको यदि समय रहते ना रोका जाए तो ये बाद में जाकर के विप्लव बन करके सामने आते हैं। ऋण तो आप समझते ही हैं, लोन निकाल लिया हो
कोई बात नहीं, हर महीने इतनी तो ब्याज देना पड़ता है, हम दे देंगे, लेकिन 1 महीने देना हो तो कोई बात नहीं। मूल तो अभी आपके हाथ में आया नहीं और ब्याज से ही कंगाल होने लग गए, फिर क्या होगा? अरबपति को खरबपति नहीं, लखपति हजारपति भी नहीं, रोडपति होने में भी देर नहीं लगती। ये ऋण का इग्नोर करने का परिणाम है। ऐसी व्रण, व्रण का मतलब घाव, घाव है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अपने आप, और इग्नोर करके पानी में घूमने लग जाओ, बरसाती पानी में, और वो घाव यदि लोहे से लग गया हो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो ATS का इंजेक्शन लगता है, और ना लगवाओ तो क्या होगा? टिटेनस। टिटेनस तो फिर भी किसी नस में हो, लेकिन जब इसको इग्नोर कर दिया जाता है तो नासूर बन करके वो सामने आता है। फिर तो वो घाव अलग करने में जितना दर्द था, अब घाव नहीं, वो पूरा पूरा अंग ही वहाँ से अलग करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी उसके संस्कार बने रह सकते हैं। ऐसी तृण की बात है। तृण मतलब तिनका, तिनके की अग्नि तो है, क्या फर्क पड़ता है? खड़ी फसल हो, कुछ दिनों में कटने वाली हो, और कोई एक तिनके की अग्नि मात वहाँ पर कुछ नहीं, तिनका तो है, क्या फर्क पड़ता है? क्या होगा? तिनका भी नहीं बचेगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। ऐसी ऋण वृण और तृण जो हैं, समय रहते इनको पहचान करके ना रोका जाए तो पक्का है फिर आप कयामत के शिकार हो सकते हैं। थोड़ा इसको पास करो। कयामत के शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही उनको अतिथि मान करके, कोई बात नहीं, हमसे तो ज़्यादा देखने में सफ़ेद सफ़ेद लगते हैं। आपने एक नाम सुना, वाइट कॉलर क्राइम? इसको सफ़ेद पोश अपराध बोलते हैं। न्याय की पुस्तकों में आप इसको सफ़ेद पोश अपराध, ये क्या होते हैं? ये अपर लेवल के लोगों के माध्यम से किए जाते हैं। छोटा व्यक्ति अपराध करे तो कोई बात नहीं, अपराधी कह दोगे, लेकिन वो जिनकी छवि तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो निम्न कार्य करते हैं तो उसको सफ़ेद पोश अपराध बोलते हैं। तो ऐसे ही वो सफ़ेद सफ़ेद आए, उनको देख करके हाँ तीव्र पुण्यशाली हैं, लेकिन किसी का पुण्य तुम्हारे पुण्य को बढ़ाने में मदद करे तब तक उसका पुण्यशाली होना सार्थक है। और किसी का पुण्य तुम्हारे ही पुण्य को घटाने लग जाए तो काहे के पुण्यशाली? इससे तो वो हीन पुण्य वाले अच्छे, जो हम जैसे हीन पुण्य को बढ़ाने के लिए मदद करने लग जाए। इसलिए कई बार कहना पड़ता, पुण्यहीन होना इतना खतरनाक नहीं जितना कि धर्महीन होना है। और बस अंग्रेज जो आए वो पुण्यवान तो थे लेकिन धर्महीन थे, और हम लोग भले ही पुण्यहीन थे लेकिन धर्मवान थे। पुण्यहीन धर्मवान होकर के एक दिन अपने आप को पुण्यवान बना देगा, लेकिन यदि पुण्यवान धर्महीन हो गया तो पुण्यहीन होने में देर नहीं लगेगी। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं? अच्छा, मतलब सोच के बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोग के ऊपर छत्र चलते रहते ना। अंग्रेजों के समय तो छत्र कौन चलाता था? बाहर एक बैठा रहता था, हाँ, एक खस टाटी सींचता, एक ले रहा बाहर, ऐसा आप गाते ना। हाँ, कूलर की व्यवस्था भी मैनुअल होती थी और पंखे की व्यवस्था भी मैनुअल होती थी। अब तो सब मैकेनिकल है, ना कोई बाहर खींचने वाला बैठा है, ना बाहर कोई सींचने वाला बैठा है जिससे अंदर ठंडक आए। अब तो सब ऑटोमेटिक है महाराज, सब ऑटोमेटिक है। जन्म भी ऑटोमेटिक है, जीवन भी ऑटोमेटिक है, और मरण भी, बोलो ना महाराज, ऑटोमेटिक है। महाराज ऑटोमेटिक नहीं, मरण ऑटोमेटिक है। महाराज तो पुरुषार्थ से हैं और यहाँ तुम्हारे पुण्य से आए। अब जब धीरे धीरे लोगों को लगने लग गया कि नहीं, ये तो कुछ अलग ही है,
कोई चला करके इतनी 7 समुद्र पार करके यहाँ पर हमें सुविधाएं देने आया हो, तो जब स्वर्ग के देवता भी सामर्थ्यवान होकर के अनावश्यक नहीं आते, इनको कौन सी पड़ी थी जो हमारी सेवा करने आते। शुरू में तो यही समझे, देखो कितनी सुविधाएं लेकर के, कैसे अच्छे अच्छे वस्त्र हैं इनके पास, भले ही सिंथेटिक हों, पहनने के बाद जितने का वस्त्र नहीं उतनी क्रीम लग जाए जब स्किन डिजीज हो जाए। आपने सुना आज जो भी MBBS करते हैं उसके बाद जब PG की परीक्षा के लिए जाते हैं, MD करने के लिए अथवा मास्टर्स करने के लिए, तो आज से 5-7 साल पहले तक एक ब्रांच सबसे पहले उठती थी जिसका नाम था रेडियोलॉजी। समझते रेडियोलॉजी? जो भी आपकी सोनोग्राफी MRI वगैरह जो करते हैं उनकी रिपोर्ट जज करती है, उनका नाम रेडियोलॉजिस्ट होता है। तो अच्छे अव्वल दर्जे के नंबर लेने वाले सबसे पहले ब्रांच उठाते थे रेडियोलॉजी, फिर बाद में दूसरी ब्रांच है मेडिसिन वगैरह, बहुत सारी ब्रांच है। अब पिछले 5-7 साल में ट्रेंड बदल गया है, अब सबसे पहले उठती है डर्मेटोलॉजी, मतलब त्वचा रोग विशेषज्ञ। क्यों? क्योंकि आज त्वचा संबंधी रोग सबसे ज़्यादा होने लग गए। कई सारे कारण उसके पीछे हैं। एक कारण तो ये है प्रदूषण बहुत है, दूसरा ये है कॉस्मेटिक्स यूज आप ज़्यादा करते हैं, तीसरे जो वस्त्र आप पहनते हैं वो वस्त्र नहीं, वो तो सिर्फ आपके भीतर आपको रखने के लिए बाहर से जेल की तरह होते हैं। आपने नाम सुना होगा अंडमान निकोबार का, जहाँ पर काला पानी की सज़ा दी जाती थी। ये उस समय काला पानी था, अब तो लोग वहाँ टूर पे जाते हैं। जितना ज़्यादा टूरिज्म अंडमान निकोबार में फल फूल रहा है उतना भारत में कहीं अन्य नहीं। लेकिन उस समय टूरिज्म नहीं था, उस समय तो काला पानी की सज़ा दे करके उनको वहाँ भेजा जा रहा था। सुन रहे हैं आप लोग? जो जितने लोगों को भी आना है उनको यहाँ से ना, इस तरफ से भी खाली पड़ा है यहाँ से भेजो। पुरुष लोग पीछे जो बैठे हैं उनको बोलो अब यहाँ से ना आए, इस तरफ से आए। अब व्यवधान होता है, एक व्यक्ति के आगे आने से सबका उपयोग वहाँ बढ़ता है। तो काला पानी की सजा दी जाती थी उस समय। काला पानी का मतलब पानी काला होता था ऐसा नहीं, देखो खिसका के ला रहे हैं, ये तो है। इतनी देर तक वो खिसका के ला रहे हैं, इसमें एक कोई व्यक्ति उठा के लाके रख देता उसको। अब ये भी प्रवचनों के बीच में बताने वाली हिदायतें हैं। जो भी चल रहा है पीछे वाले लोग थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखें। कोई यहाँ पर याद करके आते हों, कोई सामने पढ़ते हों, सुनाते हों, ऐसा नहीं होता। एक के बाद एक चिंतन चलता है, फिर उसके बाद शब्दों का निर्माण होता है, फिर जाके वचन आप तक पहुँचते हैं। और इस बीच में व्यवधान हो गया तो सब चौपट होने की संभावना रहती है, लेकिन गुरुदेव की कृपा है हो नहीं पाता। लेकिन आप लोग तो कसर कुछ नहीं छोड़ते चौपट करने में। अब ताली बजाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो काला पानी की सजा जो होती थी वो कोई पानी काला नहीं होता था। काला पानी की सजा में कई प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, और एक यातना का तरीका ये था, कैदी या अपराधी जो है, जो अपराध कोई बहुत बड़ा नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में वो कूद पड़ा है, इतना ही उसका अपराध होता था। और यदि वो अपने आप में नेता बनने का प्रयास करता तो उसको सीधा अंडमान निकोबार भेज दिया जाता। सजाएं कौन कौन सी होती, बहुत प्रकार की होती। उसमें से एक हम बताना चाह रहे हैं जो अभी प्रासंगिक है, कि व्यक्ति के शरीर पर मोम का लेप कर दिया जाता। पिघला हुआ मोम है, लेप कर दो। लेप करने में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती, और बस उसको फिर एक कमरे में बंद कर दिया और हाथ पर उसके बांध दिए। अब क्या होगा, मोम से उसको पूरा शरीर को मोम से पोत दिया गया। अब जो आपकी रोम छिद्र श्वासोच्छ्वास लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, अब वो लेना बंद कर देंगे। धीरे धीरे सड़ करके आप समाप्त हो जाओगे। कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा और अपने आप हो गया। वो तो काला पानी की सजा में सिंथेटिक मोम लगा करके आपके ऊपर यातना दी जाती थी। अब तो अंडमान निकोबार के बगैर भी आप लोग सिंथेटिक कपड़े पहन करके अपने को यातना देते हैं,
और फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान तुम बिन में व्याकुल भयो। बिल्कुल हो गई, क्योंकि बुद्धि चल तो उन्हीं की रही है, भले ही वो चले गए आपके यहाँ से। ये सिंथेटिक कपड़े, और इसी कारण से स्किन डिजीज इतनी है महाराज। अब क्या करें, हथकरघा के वस्त्र थोड़ी महंगे पड़ते हैं। जितना महंगा पड़ता है उसके बदले में जो आपने सिंथेटिक या पावरलूम का कपड़ा खरीदा है, उसकी जब स्किन डिजीज होंगी तो 200-500 के ऑइंटमेंट और लोशन तो यूं ही लग जाएंगे। और एक आध बार लगें तो ठीक है, 150 रुपये सस्ती आपने खरीद ली और 500 की ऑइंटमेंट लगा ली। उसके बाद एक बार स्किन डिजीज आपको यदि घर कर गई, आपने दवाई लगा के ठीक तो कर ली, पुनः निमित्त मिलते ही पुनः उससे ज़्यादा उभर के तैयार हो जाएगी। अब बताओ हथकरघा का वस्त्र महंगा है कि सस्ता है? जिसको पहनने के बाद एक सात्विकता प्रतीक होती हो, हल्कापन लगता हो, रोग मुक्त हम रहते हों और हमारा शरीर भी श्वासोच्छ्वास लेने में एक सहजता महसूस करता हो, ऐसे वस्त्रों के लिए तो देवता भी तरसते हैं। फिर तो धरती की देवता आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इसके लिए आशीर्वाद भी दिया है। कितने लोग पहन पाते हैं महाराज? हमने एक साड़ी तो खरीद ली है, हमने एक धोती दुपट्टा तो खरीद लिया। अरे ये साड़ी और धोती दुपट्टा तो 1 घंटे पहनने लायक होता है, उसके बाद 24 घंटे तो आप वही पहनते हो। दिन भर तो अपत्य का सेवन करते जाओ और एक आध बार दवाई खा लो, दवाई काम करेगी क्या? अरे ये औषधि के समान हैं, इनको तो 24 घंटे उपयोग करो तो भी कम है, क्योंकि तुम्हारी अनंतकालीन बीमारी तुम्हारे दिमाग को भी और तुम्हारे शरीर को भी खोखली करती आई है। तो अब बात चल रही थी, धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि इनको अब विदेशी वस्त्रों की लत लगाई जाए। और जब तक ये समझ पाए भारतीय लोग कि विदेशी वस्त्रों ने हमारे लिए मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी खोखला कर दिया है, जब तक होली जलाने की बात आई तब तक तो खोली भी खाली हो चुकी थी। अब होली जलाई, ठीक है, असहयोग आंदोलन किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। अब धीरे धीरे उसी आओ हवा में लोग अपने आप को गुलाम महसूस करने लग गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।